अमीर बहू ने जलाया होलिका में गरीब ससुराल। ललित देखो ना, हमारे रिलेशनशिप को 3 साल हो गए हैं। हम शादी कब करेंगे? सब लोग शादी कर रहे हैं। तुम्हें पता है जब जसलीन की शादी हुई थी ना, तो मेरा बहुत मन कर रहा था कि उसी मंडप में तुम्हारे साथ हाथ पकड़कर 7 फेरे ले लूं। अच्छा, मैं भी तो कहूँ अचानक तुम्हारे सिर पर शादी का भूत कैसे सवार हो गया? अरे जो सब कर रहे हैं जरूरी तो नहीं कि हम भी वही करें। मुझे लगता है तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते, तभी तो इस तरह की बातें करते हो। मैं जब भी तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम बस कोई ना कोई बहाना करते रहते हो। अरे पागल हो गई हो तुम। शादी करेंगे यार, टाइम से करेंगे। अभी तो जस्ट हम कॉलेज में हैं। अभी थोड़ा लाइफ तो एंजॉय कर लेने दो, फिर आराम से शादी करेंगे ना। ज्यादा टेंशन मत लो। मोनिका एक अमीर बाप की इकलौती बेटी है। वो ललित से बहुत प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन ललित उसे लेकर इतना गंभीर नहीं है। फिर भी मोनिका उसके साथ शादी के सपने सजाए बैठी है। दोनों कॉलेज में ज्यादातर समय साथ रहते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद मोनिका अपने घर लौट आती है। घर पर रेखा और राजेश एक साथ बैठे हुए होते हैं। दोनों के चेहरे थोड़े उतरे हुए हैं। हाँ भाई, आपने कौन सा इमोशनल ड्रामा देख लिया जो ऐसे मुंह लटका कर बैठे हो? क्या हुआ? रेखा कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन राजेश बात घुमा देता है। मेरी बिटिया रानी, भला हमें किस बात की टेंशन होगी? हम तो बस ऐसे ही बैठे थे। तुम बताओ, कॉलेज में सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ पापा, सब अच्छा चल रहा है। कुछ दिन बाद फाइनल एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद मेरी छुट्टी। मैं 2-3 महीने का आराम करूंगी, घूमूंगी, मजे करूंगी। हाँ बिल्कुल। जैसा तुम्हारा मन हो वैसा करना, भला तुम्हें कौन रोक सकता है? अरे अब आप दोनों बाप बेटी बातें ही करते रहोगे या कुछ खाओगे भी? टाइम देखो क्या हो गया है। सुबह भी ब्रेकफास्ट करके नहीं गई थी। चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए लंच लगा देती हूँ। रेखा खाना लगा देती है। मोनिका बैठकर खाना खाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक राजेश की तबीयत खराब हो जाती है। रेखा तुरंत डॉक्टर को कॉल करती है। थोड़ी देर में डॉक्टर घर आ जाते हैं। देखिए राजेश जी, आपकी बीमारी ऐसी नहीं है कि ठीक ना हो सके, लेकिन अगर आप सावधानियां फॉलो करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, वरना दिक्कत बढ़ सकती है। अरे डॉक्टर साहब, मैं वही खाता हूँ जो आप कहते हो, वही करता हूँ, लेकिन उम्र बढ़ने लगी है तो बीमारी का असर थोड़ा ज्यादा होता है। हाँ डॉक्टर साहब भी अपना ध्यान रखते हैं और मैं भी इनका पूरा ख्याल रखती हूँ। देखिए, आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस ऐसी कोई भी बात मत कीजिए जिससे आपका बीपी हाई हो जाए। ये कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। रेखा उन्हें दरवाजे तक छोड़कर आती है। मुझे पता है आप किस बात की टेंशन लेते हैं। वैसे तो भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, गाड़ी, बंगला, बड़ा घर, अच्छा खासा बिजनेस। अरे तुम मेरे दिल की बात समझती हो रेखा। मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे लड़के से कर दूं, जो उसका बिल्कुल मेरी तरह ख्याल रखे। मुझे लगता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। राजेश की बातें सुनकर रेखा भावुक हो जाती है। कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं होगा। और रही बात मोनिका की शादी की, तो वो तो हमें करनी ही है। दोनों बैठकर बातें करते हैं। समय बीतता है और राजेश की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। उधर ललित और मोनिका का प्रेम प्रसंग चल रहा है। एक दिन मोनिका देर रात घर लौटती है। रेखा उसके इंतजार में जाग रही होती है। बेटा, आने में इतनी देर क्यों कर दी? तेरे पापा को तो मैंने बताया ही नहीं, वरना बहुत टेंशन करते। अरे मम्मी, कैसी बातें करती हो? अभी तो सिर्फ 10 ही बजे हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ थी। आप इतना मत सोचा करो, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। बेटा, रात को ऐसे घर से बाहर रहना ठीक नहीं। ओहो, अब आप टिपिकल मॉम की तरह ये मत कहना कि चुड़ैल पीछे लग जाएगी या भूत आ जाएंगे। देखो, भूतों से तो मेरी दोस्ती है। मोनिका की ये बात रेखा को अजीब लगती है, लेकिन वो उसे बच्ची समझकर कुछ नहीं कहती। मोनिका अपने कमरे में सोने चली जाती है। कुछ दिन बाद राजेश के पास उसके पुराने दोस्त मोहन का फोन आता है। अरे मोहन, आज इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद कैसे आ गई? हाँ? मुझे तो लगा था तू अपने दोस्त को भूल ही गया। अरे भाई, सूरज निकलना भूल सकता है, लेकिन मैं अपने दोस्त को कैसे भूल सकता हूँ? मैं तो तुम्हें देखने घर भी आया था, लेकिन तुम और भाभी कहीं गए हुए थे। नौकर ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हालचाल पूछने के लिए फोन किया है। हाँ, तबीयत भाई ऊपर नीचे होती रहती है। हाँ, तुम बताओ क्या चल रहा है और क्या कर रहा है तुम्हारा देव? अरे तुम्हें तो पता ही है, देव का बचपन से डॉक्टर बनने का सपना है। मैंने जो कुछ कमाया उसकी पढ़ाई पर लगा दिया। उसका MBBS का फाइनल ईयर चल रहा है। भाई, अपने घर में रूखी सूखी रोटी खाकर भी मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। भगवान करे एक दिन वो कामयाब हो जाए तो मेरी गरीबी हट जाए। हाँ, अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो? तुम्हारा दोस्त जिंदा है। तुम्हें किस चीज की भी जरूरत पड़े, बेफिक्र होकर बताना। दोनों दोस्त कुछ देर बातें करते हैं और फिर फोन रख देते हैं। राजेश गहरी सोच में डूब जाता है। उसे यूं चिंतित देखकर रेखा पूछती है। अरे मैं आपको ही देख रही हूँ, इतनी देर से ऐसे क्या सोच रहे हो? कुछ बात है क्या? मुझे बताइए। रेखा, मैं सोच रहा था कि
मोनिका बिटिया की शादी तो हमें करनी ही है, तो क्यों ना ऐसे घर में करें जिन्हें हम पहले से जानते हो, जहां हमारी बेटी बहुत अच्छे से रहे। कहीं आप मोहन जी के बेटे देव के साथ तो नहीं सोच रहे मोनिका की शादी? हाँ बिल्कुल, तुमने सही पहचाना। देखो, देव हमारे सामने का पला बड़ा बच्चा है और मोहन की आदतों को तो तुम जानती ही हो। फिर सरला भाभी भी बहुत अच्छी है, वो मोनिका को अपनी बेटी की तरह रखेगी। अगर देव के साथ मोनिका की शादी हो जाए तो मैं आराम से मर सकता हूँ। अरे शुभ शुभ बोलो, मेरा दिल बैठ जाता है जब आप ऐसी बातें करते हो। अच्छा ठीक है, आने दो मोनिका को, मैं उससे बात करती हूँ। 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक शाम मोनिका घर लौटती है। देख बेटा, तुझे पता ही है तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। वो सोच रहे थे कि तेरी शादी कर दे। वैसे मोहन जी के बेटे देव के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? देव का नाम सुनते ही मोनिका कुछ प्रतिक्रिया दे पाती उससे पहले ही राजेश बोल पड़ते हैं। बेटा, मुझे पता है मोहन के साथ हमारे स्टैंडर्ड मैच नहीं करते, लेकिन मैं तेरा बाप हूँ, तेरे लिए अच्छा बुरा समझता हूँ। तो वहाँ बिल्कुल सुरक्षित और खुश रहेगी। वो लोग तुझे हमारी तरह ही प्यार देंगे। पापा वो सब ठीक है, मुझे पता है आप दोनों मेरा भला सोचते हो, लेकिन मुझे सोचने के लिए 1-2 दिन का वक्त चाहिए। मैं आपको अपना जवाब दे दूंगी। ये कहकर मोनिका अपने कमरे में चली जाती है। रेखा अपने काम में लग जाती है। राजेश बस मोनिका की हाँ का इंतजार करने लगता है। मोनिका अपने कमरे में जाकर ललित को कॉल करती है। ललित, मैं तुमसे कहती थी ना कि जल्दी आ जाओ मेरे घर। मेरे पापा से मेरा हाथ मांग लो, वरना बहुत देर हो जाएगी। देखो, मेरे लिए रिश्ता आया है, पापा ने तो सोच भी लिया है। मैंने उनसे बस थोड़ा समय मांगा है। तुम 1-2 दिन में अपने मम्मी पापा को लेकर मेरे घर आ जाओ, वरना पापा मेरी शादी देव से कर देंगे। अरे ऐसे कैसे कोई तुम्हें मुझसे अलग कर सकता है? तुम बस मेरी हो, टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगा। मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूंगा। ललित की बात सुनकर मोनिका खुश हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो उससे आने की समय पूछती है तो ललित उसका फोन ही नहीं उठाता। मोनिका बार बार कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। रात से सुबह हो जाती है, न कॉल बैक न कोई मैसेज। गुस्से में मोनिका अपनी दोस्त वर्षा को फोन करती है। यार वर्षा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। पापा मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन तुम तो जानती हो मैं ललित से प्यार करती हूँ, और ये बदतमीज मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, तुम ही ललित पर मरती फिरती हो। वो तुम्हें लेकर सीरियस था ही नहीं। अगर होता तो अब तक शादी हो चुकी होती। सही कह रही हो, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। करना क्या है, अपने पापा को शादी के लिए हाँ बोल दे और देव से शादी कर ले। सच में देव बहुत अच्छा लड़का है, मेरे पापा भी उसे जानते हैं, वो तुम्हें खुश रखेगा। वर्षा फोन रख देती है, लेकिन मोनिका का ध्यान सीधा अपने पुराने शौक की तरफ जाता है, जादू टोना और वशीकरण। ललित बाबू, इतनी आसानी से तो तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। और हाँ, कर ही लेती हूँ मैं उस गरीब देव से शादी। अगर घर पर रहकर ललित को वश में करने की कोशिश करूंगी तो मम्मी पापा करने नहीं देंगे, और उन्हें तो मेरी शादी भी करनी है। तो देव मेरे पास एक सही ऑप्शन है। जहां एक लड़की अपनी शादी को लेकर दुखी होती है, वहीं मोनिका खुश है। उसे लग रहा है कि वो देव से शादी करके भी जादू टोना और वशीकरण के जरिए ललित को पालेगी। वो जाकर राजेश से शादी के लिए हाँ कह देती है। पापा, मुझे देव पसंद है, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मेरी तरफ से हाँ है शादी के लिए। बेटा, तूने आज मेरी बहुत बड़ी दुविधा दूर कर दी। अब मैं मोहन से बात करता हूँ और जल्दी से जल्दी शुभ मुहूर्त निकलवाता हूँ। राजेश मोहन को फोन करता है। मोहन राजेश की स्थिति और इस रिश्ते के पीछे की भावना समझता है और रिश्ता मंजूर कर लेता है। दूसरी तरफ ललित अपने दोस्तों के साथ बैठा है। अरे यार, पता नहीं कैसे पागल मेरे गले पड़ गई है। उससे पीछे छुड़ाना इतना मुश्किल था, यकीन नहीं करोगे, एक रात में उसने मुझे 50 कॉल किए। अरे भाई, मुझे नहीं लगता वो तुझे इतनी आसानी से छोड़ देगी, बहुत जिद्दी लड़की है। अरे उसने शादी के लिए हाँ कर दिया होगा। मुझे पता है उसके पापा की तबीयत खराब रहती है, वो ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। 2-4 दिन में उसकी शादी हो जाएगी, फिर मैं अपना फोन स्विच ऑन कर लूंगा। ललित को भी मोनिका की कुछ हरकतें अजीब लगती थी। उसे हमेशा से जादू टोना और वशीकरण में बहुत दिलचस्पी थी। जब उसकी ये आदतें बढ़ने लगी तो ललित उससे चिढ़ने लगा। अब वो बस उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन मोनिका इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। 1-2 दिन बीत जाते हैं। मोहन और राजेश के परिवार ने अगले हफ्ते का शुभ मुहूर्त निकालकर मोनिका और देव की शादी कर देते हैं। आज देव के घर में मोनिका का गृह प्रवेश है। कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे दोनों बच्चे साथ में, कहीं नजर ना लग जाए। मोनिका बेटा, दाएं पैर से कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। बेटा, इसे अपना ही घर समझो। मोनिका बाएं पैर से कलश को गिरा देती है। पीछे खड़ी राधा तुरंत बोल पड़ती है। अरे देवरानी जी, ये क्या कर दिया आपने? बाएं पैर से कलश गिराना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। अरे पागल, कैसी बातें करी, कुछ नहीं होता, बच्ची है, हो गई गलती, कोई बात नहीं, मैं दोबारा कलश रख देती हूँ। सरला दोबारा कलश भरकर रखती है। इस बार मोनिका उसे दाएं पैर से गिराकर घर में प्रवेश करती है, लेकिन जैसे ही राधा उसकी आरती करती है तो दिया बुझ जाता है। यह देखकर रजनी बोल उठती है। भाभी, थाली इधर कर लो, हवा चल रही है, ये दिया बुझ जाएगा। अब ये मत कहना कि दूसरा अपशगुन हो गया।
राधा कुछ नहीं कहती, लेकिन उसे वो दोनों बातें बहुत अजीब लगती हैं। आखिर इस तरह दिए का बुझना भी तो अपशगुन ही माना जाता है। इसी बीच जब आलते में उसके पैरों की छाप लेने के लिए रजनी थाली आगे रखती है तो आलते का रंग लाल से बिल्कुल खून जैसा गहरा हो जाता है। ये देखकर राधा डर जाती है। ये क्या रजनी, ये तो खून है, ये आलता नहीं है। राधा को डरते देखकर रोहित उसे समझाता है। अरे राधा, तुम घबराओ मत, ये आलता ही है, क्या हो गया है तुम्हें? चलो तुम थक गई हो शायद, आओ कमरे में आराम करो, बाकी की रस्में हम घर वाले कर लेंगे। रोहित राधा को कमरे में ले जाता है। राधा के मन में वही तीनों घटनाएं बार बार गूंजती रहती हैं। इधर सरला देव और मोनिका को उनके कमरे में छोड़ आती हैं। देव के छोटे से कमरे को देखकर मोनिका मनी मन सोचती है, अरे यार इतना छोटा बेड और गद्दा भी कितनी खराब क्वालिटी का है। चलो कोई नहीं, मुझे कौन सा यहाँ उम्र भर रहना है। ललित का घर तो वैसे भी बहुत बड़ा है। मोनिका तुम किस सोच में पड़ गई? हाँ मुझे पता है तुम एक अमीर घर से हो, रिच लाइफस्टाइल जीने के बाद तुम्हें मेरा घर छोटा लग रहा होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें अपने अमीर घर की याद नहीं आएगी। इस तरह प्यार भरी बातें करते करते देव और मोनिका सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। आज मोनिका की पहली रसोई है, लेकिन वो अभी तक सो रही है। तभी सरला कमरे में आती है। देव बेटा, मोनिका अभी तक उठी नहीं, इसे जगा दो, इसकी पहली रसोई करानी और फिर कुछ पड़ोसन भी इसे देखने आएंगी। ये कहकर सरला बाहर चली जाती है। देव मोनिका को जगाता है। मोनिका उठकर नहा धोकर साड़ी पहनती है और किचन में जाती है। वहां सरला और राधा पहले से काम कर रही होती हैं। मोनिका को रसोई की तरफ जाते देखकर रजनी बोलती है, आज तो भाभी की पहली रसोई है, वैसे आप क्या बनाने वाली हो? मैं तो पकौड़ा कड़ी खाऊंगी, मेरी फेवरेट है। मम्मी जी मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं, मैं क्या बनाऊं? बेटा कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, तुम इतना टेंशन नहीं लो। सरला और राधा मिलकर मोनिका के साथ पहली रसोई की रस्म पूरी करवाती हैं। बेटा सब हो गया है, हलवे में चीनी और पानी दोनों डाल दिए, इसे हिलाते रहना, देखना ये जले ना। लेकिन मोनिका जानबूझकर हलवे को जला देती है। ये देखकर राधा को फिर वही अपशगुन वाली बातें याद आती हैं। लेकिन घर में कोई इन बातों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए वो चुप रहती है। थोड़ी देर में सारा खाना बन जाता है। सब लोग बैठकर खाना खाते हैं और मोनिका की तारीफ भी करते हैं। अरे लग नहीं रहा कि मोनिका बहू ने पहली बार बनाया है, सच में बहुत स्वाद है, हमारी बहू के हाथों में तो जादू है। सब लोग खाने की तारीफ करते हैं और मोनिका को नेक भी देते हैं। खाना खाने के बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद सरला मोनिका से कहती है, मोनिका बेटा कुछ अच्छा सा पहन ले, देख ये साड़ी तो हल्की लग रही है, तू नई नवेली दुल्हन है, कुछ पड़ोसने तुझे देखने आएंगी, थोड़ा अच्छे से तैयार होकर आ जा। सरला तो ये बोलकर हॉल में चली जाती है। इधर मोनिका एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर नीचे आती है। मोनिका को देखकर हॉल में बैठी हुई पड़ोसन सविता कहती है, हे भगवान सरला, तेरी बहू ने तो पहले दिन ही काली साड़ी पहन ली। अरे काली साड़ी तो शादी के 1 साल बाद तक भी नहीं पहनते, ये कैसा अपशगुन करा दिया तूने? बेटा तुझे पता नहीं था क्या? अरे जाने दो, बच्ची है, शहर में बड़ी हुई है, इसे इन सब बातों का नहीं पता। ये बातें कर ही रही होती है कि पीछे से देव भी आ जाता है। तभी देव कहता है, आंटी रंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है, इसलिए मोनिका ने ये साड़ी पहनी है। देव आकर बात को संभाल लेता है। इस तरह पहले दिन ही मोनिका की ये सारी हरकतें राधा के मन में घर कर जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत रहे होते हैं। मोनिका चोरी छिपे ललित को वशीकरण करने की कोशिश करती है। वो घर के एक ऐसे कमरे को चुनती है जहां लोग बहुत कम आते जाते हैं। वहां पर काला कपड़ा बिछा देती है, चारों तरफ मोमबत्तियां लगाती है और एक पुतला सा रख देती है। दरअसल मोनिका को यह जादू तोड़ना एक बाबा ने सिखाया है। बाबा ने मोनिका को यह सब करने के लिए कहा था। मोनिका ने सारी चीजें खरीद ली थी, बस अब उसे बाबा से मिलने जाना था। समझो 80% काम तो हो गया, बाबा के पास जाते ही 100% काम हो जाएगा और उसके बाद मैं और ललित हमेशा के लिए खो जाएंगे। ललित तुम बस मेरे हो, कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। मोनिका घर से अपने मायके जाने का बहाना लेकर बाहर निकलती है और सीधा कालू बाबा के ठिकाने पर पहुंच जाती है। बच्चा तेरा काम बहुत जोर शोर से चल रहा है, अगर तू ऐसे ही निरंतर प्रयास करती रही तो तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बाबा आप ललित को मेरे बस में कर दीजिए, मैंने आपकी कही हुई सारी बातें की हैं। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? मिला उस लड़के को फोन, वो भी तेरा फोन उठाएगा और तेरी आवाज सुनकर खिंचा चला जाएगा, फिर तू जो चाहे उससे करा लेना। मोनिका ललित को फोन लगाती है। जो लड़का 2 महीने से उसके फोन का कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो आज एक ही रिंग में उसका फोन उठा लेता है और उसे मिलने आने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब मोनिका और ललित कालू बाबा के ठिकाने पर बैठे होते हैं। बाबा उन पर कुछ मंत्र फूंकता है और आज ललित पूरी तरह से मोनिका के वश में हो जाता है। अब वही करता है जो मोनिका कहती है।
बच्चा, तुझे अभी ललित की कोई जरूरत नहीं है। तेरे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट तेरे ससुराल वाले हैं। सबसे पहले उन्हें डरा, उन्हें ऐसा कर दे कि वो खुद तुझसे हाथ जोड़कर कहें कि जो करना है कर ले और हमारा पीछा छोड़ दे। बाबा की बात सुनकर मोनिका घर आ जाती है। घर आती वो रसोई में काम करती है। बेटा तेरे मम्मी पापा कैसे, हमारी सलाम दुआ दी या नहीं? और तेरे पापा की तबीयत ठीक है ना? हाँ मम्मी जी, दोनों ठीक हैं बिल्कुल। वो लोग भी आपके बारे में पूछ रहे थे, कह रहे थे तेरी सास तो कभी आती भी नहीं है और आपके लिए साड़ी भी दी है, पापा के लिए भी कपड़े दिए। वो सारा सामान मेरी मम्मी लेकर आई थी। मोनिका अपने ससुराल वालों के सामने बहुत स्वीट बनने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा है। मोनिका की बातें सुनकर सरला खुश हो जाती है। सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं और रात हो जाती है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, मोनिका पायल पहनकर काले कपड़े पहनकर अपनी सास के कमरे में जाती है। मोनिका के सामने खड़े होते ही दरवाजा खुल जाता है। हवाएं जोर जोर से चलने लगती हैं और छम छम पायल की आवाज सरला के कानों में गूंजने लगती है। मोहन देखो, दरवाजे पर कोई है। मुझे पायल के घुंघरू की आवाज आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सरला, ये सब तुम्हारा वहम है, कुछ नहीं है, सो जाओ। मोहन सरला को समझाकर सुला देता है। उधर मोनिका सारे घर का एक चक्कर लगाती है और जो कुछ सरला के साथ हुआ वही रजनी और राधा के साथ भी होता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन घर पर पड़ोसन पिंकी आई हुई थी। सरला अपने मन की बातें पिंकी को बताती है, क्योंकि उसके घर में तो सब इन बातों को अंधविश्वास कहकर चुप करा देते हैं। बहन जी पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ दिनों से तो मुझे रात में सही से नींद भी नहीं आ रही। अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, दरवाजा खुद खुल जाता है और पायल के घुंघरू सुनाई देते हैं। अरे ये सब तो किसी चुड़ैल के साय वाली स्थिति लग रही है। तुम एक काम करो, किसी बाबा से मिल लो, जरूर तुम्हारे घर पर किसी भूत प्रेत का साया है। कैसे मिल लूं बहन, तुम्हें तो पता ही है रोहित के पापा कहते हैं कि ये सब मन का वहम है। तुम ये सब बातें सोचती हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। वैसे बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, जब से तुम्हारी छोटी बहू आई है तब से ये सारी चीजें हो रही है। तुम्हें छोटी बहू को दिखाना चाहिए, कहीं इसके साथ कोई प्रेत तो नहीं है। पिंकी ये सब कहकर चली जाती है। उधर राधा भी उनकी बातें सुन रही होती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोनिका कालू बाबा के पास जाती है। ललित भी उसके पीछे पीछे चलता है। बाबा मुझे सही उपाय बताओ जिससे मेरी और ललित की शादी हो जाए और मेरे ससुराल वाले पहले ही मुझे घर से निकाल दें। रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। यह कहकर कालू बाबा ललित के वशीकरण का प्रभाव मोनिका को दिखाता है। ललित, क्या तुम मोनिका से प्यार करते हो? क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो? क्या तुम उसके लिए सब कुछ कर सकते हो? सब कुछ? यानी अगर तुम्हें किसी की जान लेनी पड़े तो क्या तुम करोगे? मैं मोनिका से बहुत प्यार करता हूँ। मोनिका मेरी जान है। मैं मोनिका के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उसके लिए किसी की जान भी ले सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। वशीकरण का प्रभाव देखकर मोनिका बहुत खुश होती है। बाबा आपने तो कमाल कर दिया, अब मुझे समझ आ गया कि ससुराल वालों को रास्ते से कैसे हटाना है। इस तरह कालू बाबा से बातें करने के बाद मोनिका अपने ससुराल आ जाती है। इधर मोनिका ने ललित को सारी बातें समझा दी हैं। ललित रात को 12 बजे उसके साथ सरला के कमरे में जाता है। उसने काले कपड़े पहने हुए हैं। उसके हाथ में एक चाकू होता है। वो सीधा चाकू सरला की गर्दन पर रख देता है। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मोनिका बस मेरी है, उसे मेरे हवाले कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा और मोनिका को अपने साथ ले जाऊंगा। इस तरह धमकी देकर ललित बाहर निकल जाता है। मोनिका उसे घर के बाहर तक छोड़कर वापस अंदर आ जाती है। लेकिन आज किस्मत मोनिका के साथ नहीं थी। राधा की अचानक आंख खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठती है और अनजाने में मोनिका और ललित की बातों का कुछ हिस्सा सुन लेती है। अभी तक तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि मोनिका कोई साधारण लड़की नहीं है। ये तो जरूर कोई जादू टोना करती है। मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही थी। रात को जो अजीब अजीब आवाजें आती हैं वो यूं ही नहीं हो सकती। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसी तरह जैसे तैसे करके रात गुजर जाती और सुबह होती। सुनिए जी, मुझे तो इस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा। रात भर अजीब सी आवाजें आती है, मुझे तो डर लगने लगा है। अरे भगवान, तुम भी ना हर बात में वहम ढूंढ लेती हो। मम्मी आपको क्या हो गया है? आप रोज सुबह उठकर मेडिटेशन किया करो, आपका ध्यान भटकेगा नहीं। और हाँ, योगा भी किया करो, भगवान की पूजा किया करो। हाँ माँ, देव बिल्कुल सही कह रहा है। जब आप भगवान का इतना ध्यान लगाती हो तो भला आपके पास आसपास भूत कैसे आ सकते हैं? और वैसे भी भूत प्रेत का नाम की कोई चीज नहीं होती। हर बार की तरह इस बार भी सब लोग सरला को अंधविश्वासी कहकर चुप करा देते हैं। धीरे धीरे सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। दीदी उठिए ना, मैंने आपके फेवरेट राजमा चावल बनाए हैं और भैया के लिए कढ़ी पकौड़ा। आपको पता है मैंने अपने मायके में कभी किचन में कुछ नहीं बनाया था। मैं तो कभी किचन में जाती ही नहीं थी, लेकिन यहाँ मम्मी जी और आपने मुझे प्यार से सब सिखा दिया।
मोनिका के मुंह से इतनी मीठी बातें सुनकर राधा को एक पल के लिए विश्वास ही नहीं होता कि यही वही लड़की है जिस पर वो रात को जादू टोना करने का शक कर रही है। अच्छा चलो, मैंने सारा खाना चटाई पर लगा दिया, सबको बुला लो, साथ बैठकर खाते हैं। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मोनिका मायके जाने का बहाना बनाकर घर से निकल जाती है। इस बार राधा चुपचाप उसका पीछा करती है। मोनिका एक सुनसान जगह पर रुकती है जहां कालू बाबा का डेरा लगा हुआ होता है। थोड़ी ही देर में ललित भी वहां पहुंच जाता है। राधा थोड़ी दूरी पर छिपकर सब देखने लगती है। बच्चा, तेरे चेहरे से साफ दिख रहा है कि तेरी मनोकामना अभी तक पूरी नहीं हुई। बाबा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी शादी इस जन्म में ललित से नहीं हो पाएगी। मैं समझ रहा हूँ, अब हमारे पास बस एक ही हथियार है और वो है होली। होली? क्या होली पर सब ठीक हो जाएगा बाबा? होली का दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। उस रात चंद्रमा अपनी पूर्ण शक्ति में होता है। जो कोई भी उस रात वशीकरण या जादू टोना करना चाहे उसे सिद्धि मिल सकती है। अब अपने काम को अंजाम उसी दिन देना। होलिका दहन वाले दिन तू अपने ससुराल वालों को ही आग के हवाले कर दे। तेरे रास्ते की सारी करवटें, सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी और तू हमेशा हमेशा के लिए ललित की हो जाएगी। ये सुनकर मोनिका के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन राधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उल्टे पांव घर की ओर भागती है। हे भगवान, मैं क्या करूं, किससे बताऊं? अगर बिना सबूत के सबको बताऊंगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा, उल्टा मुझे ही पागल कहेंगे। आखिर मोनिका घर की लाडली छोटी बहू जो है। कुछ देर बाद मोनिका भी घर लौट आती है और आते ही अपनी सास के सामने फिर से मीठा व्यवहार करने लगती है। अरे बेटा, तेरी मम्मी ने फिर इतना सारा सामान दे दिया, तू बेकार में उन्हें परेशान करती है। अब तेरी शादी हो गई है, जो भी चाहिए देव से मंगवा लिया कर। हम तेरे बाप की तरह अमीर तो नहीं है, लेकिन मेरा बेटा तेरी हर जरूरत पूरी कर सकता है। मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? 2-4 दिन बाद होली है ना, इसीलिए मम्मी ने सब सामान भेजा है। मम्मी पापा खुद आना चाहते थे, लेकिन घर में बुआ जी आई हुई हैं, इसीलिए उनको समय नहीं मिल पाया, वरना वो जरूर आते आप लोगों से मिलने। कोई बात नहीं बेटा, वैसे होली के बाद तुम्हारे पापा भी कह रहे थे कि तुम मायके चली जाना, हम दोनों भी तुम्हारे मम्मी पापा से मिलाएंगे। अभी तो त्योहार की वजह से समय नहीं मिल पा रहा। घर में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन राधा जानती थी कि आने वाली होली इस घर की खुशियों की परीक्षा लेने वाली है। मोनिका अपने ससुराल लौटते ही ऐसा व्यवहार करने लगती है जैसे वो बहुत ही सीधी सादी और खुश मिजाज बहू हो, लेकिन राधा उसकी सच्चाई जान चुकी थी। घर में सब लोग बैठे होते हैं कि तभी पापा, होली में अब कितने दिन रह गए? हमने कुछ भी नहीं खरीदा, ना मेरे रंग आए ना पिचकारी। रजनी की बात सुनकर रोहित और देव हंसने लगते हैं। अरे तुम क्या छोटी बच्ची हो जो अब भी पिचकारी से रंग लगाओगी? पापा देखो ना, ये हर बार मुझे ऐसे ही चिढ़ाते हैं। आपको पता है ना, होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, मुझे होली खेलना बहुत पसंद है। मैं कल आपके साथ मार्केट जाऊंगी और सारी चीजें खरीदूंगी। मैंने कह दिया तो बस कह दिया, अब मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। हाँ बेटा, खरीद लेना जो भी पसंद हो। अरे तेरे बाप इतना तो कमाता ही है कि तेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर सके। वैसे भी जब तक रोहित और देव के बच्चे नहीं हो जाते, इस घर में सबसे छोटा बच्चा तू ही तो है। मोहन प्यार से रजनी को समझा देता है। अगले दिन रजनी अपने पिता के साथ जाकर होली का सारा सामान खरीद लाती है और उत्साह से सबको दिखाती है। अरे वाह, रजनी ने तो अपनी होली की तैयारी कर ली, लेकिन बेटा हमें तो अभी बहुत काम करना है। पूरा घर साफ करना है और इस बार मोनिका की पहली होली है, 2-4 लोगों को दावत पर भी बुलाना पड़ेगा। पड़ोसन तो पहले ही कह रही थी कि इस बार होली का फंक्शन हमारे यहाँ ही होगा। अरे मम्मी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं और जेठानी जी मिलकर सब संभाल लेंगे। अब तो आपकी 2 बहुएं हैं, आप आराम से बैठिए। मोनिका मन ही मन मुस्कुराती है। मम्मी जी, आपको क्या पता मैंने इस दिन का कितने दिनों से इंतजार किया है, कितनी रातें बिना सोए बिताई हैं। अब आखिरकार मेरी मनोकामना पूरी होने वाली है। उसकी वो अजीब सी मुस्कान देखकर राधा के मन में डर और गहरा हो जाता है। इसी बीच घर में पड़ोसन पूनम की एंट्री होती है। उसके साथ उसकी प्यारी सी बिल्ली भी आती है। बिल्ली को देखकर राधा उसे गोद में उठा लेती है। चाची, कितनी प्यारी बिल्ली है आपकी, मुझे भी ऐसी बिल्ली चाहिए। अरे बिल्ली को छोड़ो, ये बताओ इस बार होली का क्या प्लान है? मैं तो कहती हूँ ग्राउंड में ही डीजे लगवा देते हैं, यहीं सब मिठाई ठंडाई पियेंगे, भांग के पकौड़े खाएंगे और जमकर डांस करेंगे। तभी पीछे से सरला और रजनी भी आ जाती हैं। अरे पूनम, तुम कभी नहीं बदलोगी, होली को लेकर तुम्हारा उत्साह कम ही नहीं होता। चाची बिल्कुल सही कहती हो, मुझे भी होली खेलना आपकी तरह ही पसंद है। इस बार का सारा मैनेजमेंट मैं संभाल लूंगी। सब हंसते बोलते बैठे होते हैं। राधा बिल्ली को गोद में लेकर बैठी होती है। तभी जैसे ही मोनिका वहां आती है, बिल्ली डरकर भाग जाती है। अरे मोनिका, तुमसे बिल्ली क्यों डर गई?
मोनिका बात को नजरअंदाज कर लेती है और रसोई में चली जाती है, लेकिन राधा को अब पक्का यकीन हो चुका था कि दाल में कुछ काला है। उसे कालू बाबा वाली बात याद आ जाती है। आखिरकार होलिका दहन का दिन आ जाता है। सुबह सुबह सब उठ जाते हैं। राधा, मोनिका, ये लो तुम दोनों की नई साड़ी। आज होलिका की पूजा होगी, फिर होलिका दहन। सब औरतें गीत गाएंगी और फेरे लेंगी। तुम दोनों नई साड़ी पहनकर ग्राउंड में आ जाना। कल रंग खेलना है तो पुराने कपड़े पहन लेना। दोनों अपने अपने कमरों में जाकर तैयार हो जाती हैं। मोनिका के चेहरे पर अजीब सी खुशी साफ झलक रही थी। ग्राउंड में अरे रजनी, देख तो पिंकी, सविता, पूनम अभी तक नहीं आई। मुहूर्त निकल रहा है। आ जाएंगी मम्मी जी। तैयार होने में समय लगता है। चलिए तब तक हम सब एक सेल्फी ले लेते हैं। मोनिका सेल्फी के बहाने पूरे परिवार को होलिका की लकड़ियों के चारों तरफ खड़ा कर देती है। बीच में होलिका सजी होती है। जैसे ही सब अपनी अपनी जगह लेते हैं, मोनिका चुपके से ललित को इशारा करती है। ललित अचानक आकर सबको रस्सी से बांध देता है। ये क्या बचपना है? तुम कौन हो? हमें ऐसे क्यों बांध रहे हो? ये बचपना नहीं, समझदारी है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, कितनी बार डराया, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब यही तुम्हारा अंजाम होगा। आज तुम सबको इसी होली में जला दूंगा। ललित को देखकर सरला को वो रात याद आ जाती है। तुम वही हो ना जो उस रात मेरे कमरे में आए थे? सरला कुछ और बोल पाती उससे पहले। हाँ मम्मी जी, यही है वो, और यही मुझे लेकर जाएगा। मैं सिर्फ ललित की हूँ, कोई और मुझे छू भी नहीं सकता। ललित, जला दो इन्हें, सबको राख कर दो। जैसे ही ललित होलिका में आग लगाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अचानक पुलिस की जीप वहां आकर रुकती है। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें पकड़ लीजिए। आप खुद देख सकते हैं, ये लोग हमें जिंदा जलाने वाले थे। पुलिस तुरंत ललित और मोनिका को पकड़ लेती है। सब हैरान रह जाते हैं। मैंने उसी दिन इन दोनों की साजिश सुन ली थी, तभी मैंने पुलिस को खबर कर दी थी। आज इन्हें रंगे हाथों पकड़वाना था, इसीलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। राधा की बात सुनकर मोहन का सिर शर्म से झुक जाता है। सरला फूट फूट कर रोने लगती है। होलिका की आग, जो खुशियों का प्रतीक थी, आज एक साजिश की गवाह बन चुकी थी। लेकिन उस आग ने बुराई को भस्म कर दिया था और सच की जीत हुई थी। मैंने आप लोगों को कितना समझाया था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। आज अगर मेरी बड़ी बहू राधा ने समझदारी ना दिखाई होती तो हम सब इस चुड़ैल का शिकार बन जाते। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें हमारी नजरों से दूर लेकर जाइए। राधा आगे बढ़कर इंस्पेक्टर को कालू बाबा का ठिकाना भी बता देती है। पुलिस तुरंत छापा मारती है और कालू बाबा, मोनिका और ललित तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद सब लोग मिलकर होलिका दहन का उत्सव मनाते हैं। देर रात तक पूजा, गीत और बातचीत का दौर चलता है। फिर सब अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रोहित सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर हॉल में आता है। राधा पीछे से आकर उस पर रंग डाल देती है। हैप्पी होली रोहित जी। अरे वाह, मैंने अभी तक रंग खोले भी नहीं थे और तुमने मुझे पूरा गीला कर दिया। दोनों हंसी रहे होते हैं कि तभी रजनी, देव, मोहन और सरला भी वहां आ जाते हैं। राधा बेटा, भांग वाले पकौड़े जरूर बनाना और साथ में ठंडाई भी। आज कुछ पुरानी यादें ताजा करना चाहता हूँ। मैं सबके साथ मिलकर होली खेलूंगा। हाँ जी बिल्कुल, आज तो सच में मन खुश है। कितने दिनों बाद घर में सकारात्मक ऊर्जा आई है। सरला भगवान को धन्यवाद करती है। उधर राधा और रजनी मिलकर रसोई में भांग के पकौड़े और ठंडाई बनाती हैं और सारी चीजें ट्रे में सजाकर ग्राउंड में ले आती हैं। अरे रजनी, यहाँ गुलाबी रंग तो है ही नहीं। गुलाबी रंग के बिना होली खेलने का मजा नहीं आता। अरे भाभी, वो गुलाबी रंग वाली प्लेट घर में ही भूल गई। रुको, अभी लेकर आती हूँ। जैसे रजनी प्लेट के लिए आगे बढ़ती है, रोहित के और देव पीछे से उस पर रंगों की बारिश कर देते हैं। हैप्पी होली। तुझे बहुत होली पसंद है ना? अब तो मजा आ गया होगा। अच्छा, तो ये चाल थी, इसीलिए भाभी ने मुझे घर पर भेजा ना। रजनी भी दोनों भाइयों को रंग से सराबोर कर देती है। तीनों भाई बहन जमकर होली खेलते हैं। कुछ ही देर में पड़ोसन पूनम और बाकी लोग भी आ जाते हैं। अरे वाह, पकौड़े तो बहुत टेस्टी बने। राधा, एक दो और देना। और ये ठंडाई भी जरा चखाओ। पूनम को भांग के पकौड़े खाते देखकर रोहित धीरे से राधा के कान में कहता है, देखो पूनम आंटी कितने प्यार से पकौड़े खा रही हैं। इन्हें क्या पता है कि ये भांग के हैं। थोड़ी देर में असर होगा तो यहाँ जितने लोग हैं सब नाचेंगे। और सच में थोड़ी देर में डीजे की धुन तेज हो जाती है। लोग भांग के नशे में झूमने लगते हैं। अरे वो गाना लगाओ, बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी। रजनी आकर एक एक करके गाने बजवा देती है। सब लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं और जमकर मस्ती करते हैं।